कि किस चीज़ से पढ़े, कैसे पढ़े, कब पढ़े, कितना, रूटीन एंड इम्प्लीमेंट। एसएनओ के एग्जाम फॉर्म फिल कर दिए हैं। 15 ml एनएस, किसी में 12 ml। आगे आने वाले 20 साल आपके फॉर श्योर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। भारत भी पांडवों ने 21 दिनों में जीत लिया था। Hello everyone, I hope you all are very good and so am I. So I am Shweta Jaiswal, a gynec nurse. A very warm welcome or welcome back to my YouTube channel Shweta's Mic, which is always on to talk anything or everything about nurses. So आज की जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। लोगों ने स्पेशली एम्स एसएनओ के एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिए हैं और एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है एंड यू रियली डोंट नो कि किस चीज़ से पढ़े, कैसे पढ़े, कब पढ़े, कितना पढ़े, किस तरीके से पढ़े। ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं तो रिलैक्स, आई हैव गॉट यू कवर्ड बिकॉज आज मैं आपको ये सभी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप रूटीनली और डेडिकेटली हार्ड वर्क, स्मार्ट हार्ड वर्क करते हैं, आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू मेक योर सेल्फ इन एम्स एसएनओ एग्जाम। सबसे पहले तो मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि आप सभी लोग वर्किंग है और आप सभी के पास टाइम की बहुत ज़्यादा तंगी है बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी एक वर्किंग पर्सन। वर्किंग आवर्स के साथ कितना मुश्किल होता है अपना अपना पर्सनल रूटीन को स्केड्यूल करना। एग्जाम की बात है जिसके लिए हमको डेडिकेटली पढ़ाई करनी है। आप सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम बहुत ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाते हैं और कॉलेज किए हुए भी हमें 3-4 साल हो गए हैं, तो बुक्स की नॉलेज भी हमारी थोड़ी थोड़ी फेड अवे हो गई हैं, तो अब हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे एग्जाम हम दे सकते हैं, वो भी एसएनओ के पोस्ट के लिए। तो गाइज रिलैक्स, बिकॉज सी आप बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं एंड दैट इज योर प्लस पॉइंट। बिकॉज आप जो काम कर रहे हैं ना, जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, ओनली दैट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। 60% नॉलेज तो आप डेली 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 यहीं से ही गेन कर रहे हैं। सिर्फ 40% है जो हमें बुक से रिवाइज करना है, वो हम इन 20 और 21 दिन में हम कर सकते हैं। डोंट वरी, स्टे विद मी, आई विल टेल यू ऑल। फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इज सेट टाइम। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास 21 डेज का ही टाइम है और जिसमें हमारे वर्किंग आवर्स भी होते हैं, तो हमें इन्हीं 21 डेज में ही सब कुछ करना है। तो आई वुड सजेस्ट, मतलब दिस इज माई पर्सनल एडवाइस टू यू ऑल, अगर हो सके तो टेक मैक्सिमम लीव्स। अब तो ईयर एंड का टाइम है, हमारे पास सीएल भी बची होती है, कुछ ईएल भी बची होगी। 4 या 5 तो आपके डे ऑफ हो गए, जो हमें मंथ में जो ऑफ मिलते हैं 8 ऑफ, तो 4 या 5 तो आपके वो ऑफ हो जाएंगे इस बीच में। प्लस अगर आप कुछ सीएल, 2-3 सीएल या 2-3 ईएल कुछ अगर आप अवेल कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उन लीव्स को इस टाइम पे अवेल कर लीजिए ताकि आपके पास मैक्सिमम टाइम हो टू सिट, रिलैक्स एंड स्टडी। बिकॉज अगर हम, मान लीजिए हमारी मॉर्निंग ड्यूटी है, हम सुबह गए, 2 बजे ड्यूटी खत्म होती है, 2:30 बजे तक हम वहाँ से निकल पाते हैं। जिनका घर पास है वो 3 बजे घर पे आ जाते हैं, जिनका घर दूर है वो 4 बजे आते हैं। फिर घर पे आने के बाद भी फ्रेशन अप होते हैं, चेंज वेंज करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, 1 घंटा वो ले लेता है। तो मतलब आधा दिन तो चला गया। आपके पास अगर टाइम है तो वो 5 o'clock से जब तक आप सोते हैं तब तक का टाइम है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जितनी मैक्सिमम लीव ले पाएँ, जो भी सीएल और ईएल आपको लेनी, अगर आप इन 20 दिनों में से 9 या 10 दिन भी अपने लिए पूरे पूरे निकाल ले पढ़ने के लिए, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो फर्स्ट पॉइंट, सेट टाइम। सेकंड, फोकस फोकस फोकस। देखिए, अब आपने एग्जाम फॉर्म तो भर ही दिया है और याद कीजिए, कभी ना कभी आपके मन में आया होगा कि यार एसएनओ का एग्जाम देना है, एसएनओ का एग्जाम आएगा तो इस बार मैं जी तोड़ मेहनत करके एसएनओ का एग्जाम क्रैक करूंगी क्योंकि मुझे एसएनओ की जॉब मिल जाएगी। तो ये वाला मोटिवेशन आपको याद रखना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि छोड़ना यार, अब मैं 20 दिन में क्या ही कर लूँ, एग्जाम आएगा, जो तुक्के वुक्के मारने हैं वो कर दिया जाएगा, देखा जाएगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये मत सोचिए। 20 दिन ये मेहनत कर लीजिए, आगे आने वाले 20 साल आपके फॉर श्योर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएंगे। तो ये 20 दिन आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। अपने आप को सारी नेगेटिविटी और सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए। फोकस फोकस फोकस, दैट्स ऑल अबाउट पॉइंट 2। अब पॉइंट 3, रूटीन एंड इम्प्लीमेंट। आपको अपना एक रूटीन बनाना है और एक स्केड्यूल सेट करना है और उसी पे स्टिक्ड रहना है। सो रूटीन बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है एग्जाम का। हम थोड़ा सा आप सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने आपके लिए सिलेबस प्रिपेयर किया है एम्स का, मैं आपको क्लियरली दिखा पाएंगे। सो इस बार का जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो 2 पार्ट्स में आने वाला है। मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो 1.5 घंटे का एग्जाम है, 90 मिनट्स आपके पास होंगे एंड उन 90 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 40 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट्स में आने वाले हैं। जैसे कि बताया, 2 पार्ट्स है, एक होगा डोमेन स्पेसिफिक जो कि हमारा होगा नर्सिंग रिलेटेड, दूसरा होगा जनरल जो कि होगा नॉन नर्सिंग।
तो हम पहले डोमेन स्पेसिफिक और नर्सिंग वाले की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट तो देखिए दोनों ही है, बट नर्सिंग पार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, क्योंकि अगर टाई हो जाता है तो नर्सिंग मार्क्स ही आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। जैसे लाइक दो कैंडिडेट्स हैं, एक के नर्सिंग में मान लीजिए 35 है और दूसरे के 30 हैं, तो 35 वाले को ही वेटेज मिलेगी, चाहे दोनों के मार्क्स का टोटल इक्वल हो। तो मैं नर्सिंग वाले को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। अब नर्सिंग की बात कर लेते हैं हम। नर्सिंग में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है MSN, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको उसको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। तो MSN आप समझ लीजिए कि आपको सबसे ज़्यादा टाइम अपने MSN पे देना है, क्योंकि इसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। इसी में आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आ गई और इसी में आपके सारे डिसीज़ कंडीशंस आ गए, सारे पैथोफिजियोलॉजी आ गई, पूरी नर्सिंग केयर आ गई। तो इसलिए मैं MSN को सबसे ज़्यादा वेटेज दे रही हूँ यहाँ पे, और इसीलिए मैंने इस पर सबसे ज़्यादा स्टार्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। दूसरा हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। MSN के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन FMN पे ही आते हैं। अगर आपकी MSN में सिनेरियो है, लेट्स से अपेंडिसाइटिस, तो वो पूछ सकते हैं कि इसमें आपकी सबसे पहला नर्सिंग रोल क्या होगा। तो ये हो गया आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसमें मान लीजिए कैथेटर केयर, फोलिस केयर, NG ट्यूब केयर, तो ये वाले क्वेश्चंस ये सब हमें फंडामेंटल से मिलेंगे। तो उसके बाद हमें फंडामेंटल्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है MSN के बाद। इसके बाद हम कर लेते हैं OBG एंड गायनी, ऑप्स एंड गायनी, जिसमें आपका पूरा लेबर प्रोसेस और जो भी गायनाकोलॉजिकल डिसीज कंडीशन है ये सब। इसके बाद आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग, जो भी आपको पीडिया वाला पार्ट पढ़ना है, जो भी आपने पीडिया पढ़ा था। इसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी मिशंस हैं, पूरे कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, ये सारी चीज़ें CHN में। बाकी अदर्स भी जिसमें रिसर्च आ गया, माइक्रोबायोलॉजी आ गया, साइकोलॉजी आ गया, सोशियोलॉजी, साइकेट्री, न्यूट्रिशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोग्राम्स हो गए, फार्माकोलॉजी हो गया। प्लस इन सभी के साथ थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको देखने हैं, जिसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये कुछ एकदम यूनिवर्सल चीज़ें हैं जो हमेशा पूछी ही जाती है। सबसे पहला हो गया CPR से बहुत जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है और इमरजेंसी ड्रग्स है हमारी, एट्रोपिन, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, NTG, ये सारी ड्रग्स, इनके बारे में थोड़ा सा। प्लस इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, दिस इज़ अ मस्ट टू लर्न थिंग, क्योंकि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से भी हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नॉन नर्सिंग पार्ट पे, जो कि होगा जनरल पार्ट, जिसमें 4 सेक्शंस होंगे। 4 सेक्शंस में से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला हो गया GK और कंप्यूटर, जनरल नॉलेज होनी चाहिए प्लस कंप्यूटर, इन दोनों के मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा हो गया आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, इसमें दोनों ही होंगे। 2 पैराग्राफ्स भी आ सकते हैं, एक हिंदी का पैराग्राफ, एक इंग्लिश का पैराग्राफ, जिसमें से हमें आंसर फाइंडिंग करने होंगे। या फिर मान लीजिए 2-3 पैराग्राफ के क्वेश्चन हो गए और सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, कोई ऑपोजिट वर्ड पूछ लिया, ये सारे क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में। ये हो गया हिंदी और इंग्लिश में। फिर हो गया मैथमेटिक्स में ज़्यादातर इन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम, ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स हो गई, और टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चंस हो गए, एरियाज वाले क्वेश्चंस हो गए, परसेंटेज निकालना है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं रीजनिंग के भी कुछ ही पैटर्न है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉजी हो गया, डिस्टेंस हो गया, रैंकिंग वाले क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एंड कुछ फॉर्मूलाज। सो ये होने वाला है। अब हमने सिलेबस तो जान लिया है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है, बट पढ़ना किस तरीके से है, किस बुक से पढ़ना है, किस बुक की हेल्प लेनी है और कैसे पढ़ना है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो अब ये सुनते ही सबके दिमाग में आ जाएगा कि बस हम अभी से ही MCQ सॉल्व करना शुरू कर लेंगे। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। बिल्कुल आपका बेस स्ट्रांग है, आपको सब कुछ पता है, तो आप भले MCQs की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास उतना टाइम नहीं है, सिर्फ ये 20 दिन में ही आपको करना है, तो जो करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले थियोरी पार्ट करेंगे, फिर आप MCQs की तरफ जाएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझा दूँ। मैग्नीशियम सल्फेट की लोडिंग डोज के बारे में कोई क्वेश्चन आया है, तो हम सबको पता है मैग्नीशियम सल्फेट की लोडिंग डोज इज 14 ग्राम, जिसमें से 10 ग्राम हम शुरू में IM देते हैं, 5 ग्राम इन ईच बटक, 5 ग्राम इधर, 5 ग्राम इधर, ये ईच बटक पे चला गया। बचा 4 ग्राम हम IV देते हैं। तो IV देने के लिए उस मैग्नीशियम सल्फेट को हम व्हाट इज द डिजोल्विंग रेट, किस रेट से हम उसको डिजोल्व करते हैं, कितने NS में डिजोल्व करते हैं। तो आंसर में हर जगह होगा, किसी में 10 ml NS, किसी में 15 ml NS, किसी में 12 ml NS, किसी में 14 ml NS। तो 4 आपको ऑप्शन दिए हुए। आपने देख लिया, इसका आंसर C है, जिसमें है 12 ml NS। तो अगर आप सीधा MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो यू विल एंड अप डूइंग रेक्टिफिकेशन कि हाँ
12 ml NS में डिजोल्व करते हैं। येस 12 ml इज राइट, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि वो 50% के एम्प्यूल में आता है और हमें उसको 20% में कन्वर्ट करना होता है, इसीलिए हम उसमें NS डिजोल्व करते हैं। दिस इज द एक्चुअल रैशनेल। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो यू विल एंड अप डूइंग रेक्टिफिकेशन फ्रॉम ऑल दी MCQ। जब हम एग्जाम स्क्रीन के सामने बैठेंगे तो डब्बा गुल, कुछ भी याद ही नहीं आएगा, क्योंकि वो सब होच पोच हो जाएगा, इतना सारा रेक्टिफिकेशन किया होगा और बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं। तो फिर वो रेक्टिफिकेशन और वो डब्बा गोल से बचने के लिए आपको आधा टाइम थ्योरी में देना है और आधा टाइम MCQs में देना है। MCQ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब थ्योरी का आप किस चीज़ से पढ़े? थ्योरी पढ़ने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपके पास आपके कॉलेज के या कभी हमने कोचिंग ली हो या कुछ भी, ये वाले अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उस नोट्स को पढ़ सकते हैं अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो बुक्स तो बहुत बड़ी बड़ी आती है, मेड सर्च की तो ब्रूनर्स आती थी, उतनी मोटी बुक तो हम अभी नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप ये बुक फॉलो करेंगे। PR यादव, PR यादव की ये बुक है हमारी, जो कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये पहली बुक थी जो मैंने खरीदी थी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी शुरू की। PR यादव है, उसके 3 वॉल्यूम है, पहले 2 ही होती थी, अब तीसरा भी आ गया है। तो इसके 3 वॉल्यूम है। जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें पूरी थ्योरी है और बहुत ही अच्छी थ्योरी है, मतलब बहुत ही ऐसा लगेगा बुक आपको खुद बोल बोल के समझा रही है कि हाँ भाई मैं तुझे ये समझाना चाह रही हूँ। मैंने पूरी थ्योरी इससे पढ़ी है, तो मुझे लगता है, और मैंने एनक्लेक्स भी पढ़ी है, तो मुझे लगता है कि जो एनक्लेक्स का निचोड़ है ना वो PR यादव में। एनक्लेक्स नो डाउट और भी ज़्यादा डिटेल्ड है, बट PR यादव इज़ वेरी फाइनेस्ट बुक, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है इसमें। आप पढ़ेंगे तो आपको किसी टीचिंग की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पढ़ के ही समझ में आएगा, क्योंकि बुक आपको खुद बोल के समझाएगी। तो अगर आपके पास थ्योरी का और कोई रिसोर्स नहीं है, आपके कोई अपने नोट्स या अपने कोई कोचिंग नोट्स या कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आप अभी जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है ये, आप Amazon से अभी जाके एक PR यादव ऑर्डर करें। तो आपको PR यादव से पहले आपको थ्योरी कवर करनी है। कितने कितने टाइम करने हैं, मैंने उसका एक डिटेल्ड प्लान बनाया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बट पहले आप ये सुन लीजिए। बताना चाहूंगी कि मान लीजिए आप थ्योरी जब पढ़ते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप पढ़ें, यूज हाइलाइटर्स। बुक को एकदम एकदम रंग बिरंगा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल उसको कलर से भर दीजिए। पेन, पेंसिल और हाइलाइटर होना ही चाहिए। चलिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। जो कोई एक टर्म है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, आप उसको रेड पेन से हाईलाइट कर दीजिए, उस पर स्टार बनाइए। जो चीज़ आप याद रख पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो चीज़ आपको लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगी तो आप उसको स्टार बना के उसको डबल हाईलाइट कर दीजिए, कि जब आप वापस से उसको रिवाइज करें तो आपकी नज़र सीधा उसी पे जाए जो आपको नहीं याद रहने वाला है। सो एक टिप आप इसको अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अपने प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा और प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा, और जितना इसमें लिखा हुआ है कंटेंट, उसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाती है तो आप उसको वहीं पर ही साइड में लिख दीजिए। किसी अलग से बुक में लिखने, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बुक का वो पेज खोले और ये वो, तो जहाँ पे भी आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी निकलती है वो आप वहीं पे ही लिख दीजिए। यूज डिफरेंट स्टिक नोट्स, आप अगर किसी और पेपर में लिख रहे हैं तो उस पेपर को भी वहीं पर ही पेस्ट कर दीजिए। ये एक पढ़ने की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो जाती है। दिस हैपन्स विद मी। अगर मान लीजिए मैंने पढ़ा फीटल स्कल के बारे में, है ना, मैंने बुक खोली हुई है, यहाँ पे पूरे फीटल स्कल के नोट्स है मेरे पास, मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। जब मैंने पढ़ा होगा तो मैंने उसको हाईलाइट किया होगा, मैंने उसको अंडरलाइन किया होगा, उसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी होंगी, उसमें मेरे नोट्स भी होंगे। तो जब मैं उसको खोल के देखती हूँ ना, वो फर्स्ट कॉन्फिडेंस, जो पहली वाइब आती है वो देखने के बाद कि यार इसको तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और जब मैं ये कॉन्फिडेंस गेन कर लेती हूँ ना कि इसको तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे ऑटोमेटिकली सब कुछ मेरे माइंड में याद आ जाता है कि हाँ, बाइपराइटल सूचर था और ये 9.5 सेंटीमीटर का था, बाइटेम्पोरल था, सजाइटल सूचर था, कॉरोनल सूचर था, मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देख के जो मेरा एक फर्स्ट प्रेजेंटेशन होगा ना, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वो प्रेजेंटेशन होगा। तो दिस टेक्निक वर्क्स फॉर मी, आपके लिए भी आई गेस करे, आप ट्राई कीजिएगा। जो भी आपको, जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ दीजिए कि बुक को पता चल जाए कि हाँ तुझे किसी ने पढ़ा। तो थ्योरी के लिए मैंने आपको बुक बता दिया, PR यादव का वॉल्यूम 1 ले सकते हैं क्योंकि इसका थ्योरी पार्ट काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं MCQs के लिए। MCQs के लिए जो PR यादव की वॉल्यूम 2 है, जो ये है, ये PR यादव की वॉल्यूम 2 है, 3rd एडिशन है ये, अब तो आगे भी आ गया, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं MCQs के लिए। इसमें सारे MCQs है आपको हर सब्जेक्ट वाइज। अब अगर मैं आपको PR यादव के बारे में थोड़ा सा बताऊं, PR यादव मैंने बताया एनक्लेक्स का निचोड़ है, प्लस जब आप PR यादव को पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ईजी है, एम्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे क्या? रिलैक्स, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा ब्लड का pH कितना होता है, तो
इस बुक के राइटर ने क्या किया था, उन्होंने जब ये बुक बनाई थी तो उन्होंने सब एग्जाम जो भी हमारे प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे उन सबको इसमें असेंबल कर दिया है। तो इस बुक को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि एग्जाम एक्चुअली आता कैसे है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चंस ही हैं। अब जो व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ ब्लड, इस चीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट पेपर्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में आए होंगे, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो वो सब इसमें लिखे होंगे। आपको 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे सिर्फ इसी चीज पे। राइटर ने क्या किया था, उन्होंने हमें बता दिया कि किस तरीके से इस चीज को पूछा जा सकता है। तो मुझे ये बहुत ही बूस्टिंग पॉइंट लगता है कि हमें पता लग गया कि इस क्वेश्चन को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है। तो ये इसीलिए मुझे पीआर यादव बहुत ज्यादा पसंद है। तो मतलब अगर आपने ये बुक कवर कर ली तो आपको इन चीज़ों के साथ साथ ये भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस को और कितना घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो ये वाली चीज़ आपको पीआर यादव के अलावा और किसी बुक में नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप पीआर यादव को फॉलो कर सकते हैं। और ये मत सोचिए कि इतनी मोटी बुक्स है तो मैं इसको किस तरीके से कर पाऊंगी, क्योंकि जब आप इसको करने चलेंगे ना, एक तो आपको बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप जब करेंगे तो आप खुद यू विल एंजॉय द प्रोसेस। और जब आप इतनी मोटी बुक्स की अगर आप क्वेश्चन निकालेंगे तो आई गेस इतने क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको आप 20 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं, प्लस अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। तो दिस इज द बुक विच इज़ वेरी गुड टू स्टडी इन दीज डेज फॉर योर एसएनओ एग्जाम। अब हम देख लेते हैं थोड़े से प्लान के बारे में। ये प्लान मैंने आपके लिए बनाया कि कैसे आप 20 दिन में पूरा सिलेबस भी कवर कर सकते हैं, प्लस पूरी पढ़ाई भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्टडी प्लान जो मैंने प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए फॉर मोर टू 20 डेज, ताकि आप एक स्केड्यूल सेट कर सकें अपने लिए। सी, प्लान इज़ नथिंग, ओनली यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स, दैट्स ऑल अबाउट इट। मैंने एक पैटर्न लिया है, 3+2 का पैटर्न लिया है। जब भी आप ड्यूटी से आप फ्री हो जाते हैं, आप घर पर आते हैं, या और भी आपकी जो भी काम है उससे जब भी आप फ्री होकर बैठते हैं, तो माई मोटो इज़ कि आपको एटलीस्ट 3 आवर्स के लिए बैठना ही बैठना है टू मेंटेन अ पेस इन योर स्टडी, ताकि आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाए और वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रिटेन हो सके। इसीलिए मैंने 3+2 का पैटर्न लिया है। आप बैठेंगे 3 आवर्स के लिए, आपको कॉन्टिन्यूस बैठना है। बीच में यू कैन टेक 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक्स, 1 और 2 ब्रेक्स आप ले सकते हैं, जिसमें आप बीच में जो भी आप करना चाहें वो आप बीच में 10 मिनट्स के ब्रेक में आप करिए। प्लस एक हाफ एन आवर का ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर से आप 2 आवर्स के लिए बैठिए, प्लस 1 आवर आप अपने नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट को दीजिए। डेली आप एक एक चीज़ ले लीजिए, किसी दिन जीके ले लिया, किसी दिन मैथ्स ले लिया, किसी दिन रीजनिंग ले लिया, किसी दिन कंप्यूटर ले लिया। तो ये वाली चीज़ें आपको बचे हुए 1 आवर में कंप्लीट करनी है। तो मैंने जो भी आपको 20 डेज़ के पैटर्न जो भी मैंने आपको बनाया, वो मैंने 3+2+1 का ही, आप एक पेस में कॉन्टिन्यूस स्टडी कर पाएँ, आपकी स्टडी भी कंप्लीट हो सके, प्लस द स्टडी इज़ सपोज टू बी इफेक्टिव। ये एजेंडा था मेरा इस प्लान को बनाने के लिए। तो आप शुरू कर सकते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो आप एमएसएन से शुरू कीजिए, फिर आप फंडामेंटल्स पढ़िए, फिर ओबीजी पढ़िए, फिर पीडिया पढ़िए, सीएचएन पढ़िए, फिर उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप बढ़ेंगे एमसीक्यूज़ की तरफ। जो आपके रिमेनिंग डेज होंगे उसमें आप एमसीक्यू शुरू करेंगे। एमसीक्यू भी आप इसी पैटर्न में करेंगे। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। जब आप एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से आपको कोई भी एमसीक्यू नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसका रैशनेल देखिए, रैशनेल से बिल्कुल अच्छे से अवेयर हो जाइए, फिर उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। इस तरीके का अगर आप टाइम टेबल और स्केड्यूल बना के स्टडी करेंगे डिसिप्लिन्ड होके, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू कवर ऑल दी सब्जेक्ट्स, ऑल दी पार्ट्स एंड ऑल दी सेक्शंस। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है रिवीजन। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितना मैक्सिमम हो सके उतना रिवीजन कीजिए, क्योंकि वो ही एग्ज़ाम में आपके काम आने वाला है। एक और सजेशन मैं आपको नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के लिए देना चाहती हूँ। ये पीआर यादव की वॉल्यूम 3 है और ये सारे नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट कवर करती है। तो आप ये एक बुक फॉलो कर सकते हैं, जिस एक बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो हमने स्टडी प्लान और सिलेबस के बारे में अच्छे से जान लिया है। इसके साथ मैं आपको एक दो चीज़ें और बोलना चाहूँगी जो आई थिंक इफ़ यू विल ऐड इन योर रूटीन सो इट विल हेल्प यू अलॉट। फॉर द नेक्स्ट 20 और 21 डेज आप अपने सारे जो भी आपके प्लान्स बने हुए हों, जितने भी आपके इवेंट्स हो, फंक्शन में जाना हो, तो प्लीज़ आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए। जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम योर डिस्ट्रैक्शंस एंड फॉर दीज डेज ट्राई टू ईट हेल्दी एज मच एज यू कैन। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम जंक फूड खाते हैं ना, पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, ये सब जो भी अगर हम जंक फूड खाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सोते हैं। बिल्कुल हेल्दी फूड लीजिए इन दिनों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूस पढ़ते रहना है।
आप बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए, आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखिए और किसी से बात कर लीजिए, जो भी आपको लगता हो कि मेरे लिए मतलब हु रियली केयर्स अबाउट मी, आप उससे बात कीजिए और अपने जो भी आपके सेल्फ डाउट्स है आप उसके सामने रखिए, तो दैट पर्सन विल मोटिवेट यू कि नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मैं भी जब करती थी, मम्मी थी, मुझे अगर कोई भी डाउट होता था तो मैं उन्हीं के पास जाती थी कि मम्मी यार कैसे होगा ये, तो वो मुझे मोटिवेट करती थी, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें अपना बेस्ट देना है। और वो मुझे हमेशा एक चीज़ बोलती थी कि किशन जी ऐसा कहते हैं कि आप अपनी तरफ से एक सीढ़ी चढ़िए, जब वो आपको एक सीढ़ी चढ़ता हुआ देखेंगे ना, तो दूसरी सीढ़ी वो खुद आगे चढ़ाएंगे। ऊपर चढ़ने की जर्नी होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। जो चीज़ हमारे लिए बनी है और अगर हम एक्चुअली उसके लिए मेहनत करेंगे तो दैट थिंग विल डेफिनेटली कम टू अस फॉर श्योर। तो मोटिवेटेड रहिए। एक विजन बोर्ड लगा लीजिए, जो भी आपका रूम है, जो भी आपकी टेबल है ना, आप उसमें एक रेड पेन से एक पेपर पे लिख के लगा लीजिए एम्स एसएनओ। दैट विल रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन कि आपको एम्स एसएनओ का एग्जाम देना है और क्रैक करना है। मतलब वो आपके दिमाग से निकलने ही नहीं देगा। जब आप कॉन्टिन्यूसली ये सोचेंगे तो थिंग्स विल टर्न टूवर्ड्स दैट साइड ओनली। प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इतने भी कम दिन नहीं है आपके पास, 21 डेज आर सफिशिएंट। महाभारत भी पांडवों ने 21 दिनों में जीत लिया था, तो हमें तो सिर्फ एक एम्स एसएनओ का एग्जाम देना है। वीडियो अच्छी हो, यूजफुल लगी हो तो और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।